हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर डिस्टोपियन नॉवेल एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। ये नॉवेल हमें दिखाएगा कि किस तरीके से इनोसेंट क्रीचर भी करप्ट हो जाता है व्हेन इट इज द क्वेश्चन ऑफ पावर। जब आपको पावर में आना होता है, सत्ता में आना होता है, तो करप्शन सामने आ ही जाता है। एंड दैट इज अ वेरी मच नेचुरल ह्यूमन क्वालिटी। और वही ह्यूमन क्वालिटी किस तरीके से एनिमल्स में भी आ जाती है, दैट हैज बीन शोन इन दिस नॉवेल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है और बहुत अच्छे तरीके से एक सटायर है फॉर हंगर पर। तो आइए बढ़ते हैं इस नॉवेल की तरफ, अच्छे से देखिए। और मैं एमसीक्यूज भी कंडक्ट करूंगी। एमसीक्यू का भी आंसर आपको आना चाहिए। इस तरीके से देखिए वीडियो को कि हर फैक्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो। आई सजेस्ट कि आप में से जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यू विल गेट ह्यूज हेल्प हियर अबाउट योर प्रिपरेशन एंड सिलेबस एंड अदर टिप्स एंड ट्रिक्स। एक एक फीचर को बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलेंगे। आई एम हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सटारिकल है, एनिमल फार्म सटारिकल है क्योंकि मजाक उड़ाया गया एक सोसाइटी का। एलिगोरिकल है क्योंकि एक क्वालिटी दिखाई गई है कि जब भी कोई सत्ता में आता है तो करप्शन आ ही जाता है। नॉवेला है, शॉर्टर देन नॉवेल एंड लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरी। बीस्ट फेबल है। बीस्ट यानी कि एनिमल्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जैसे हमारे पंचतंत्र में बहुत बहुत से बीस्ट फेबल्स हैं। हेयर और टॉर्टोइस की स्टोरी अपने आप में बीस्ट फेबल है। जॉर्ज ऑरवेल का लिखा है दैट टू यू नो एंड पब्लिश्ड 1945। ये फैक्ट्स याद रखिए। एंथ्रोपोमॉर्फिक है। एंथ्रोपोमॉर्फिक वर्ड का मतलब समझना जरूरी है। एंथ्रोपोमॉर्फिक भी एक तरीके से बीस्ट फेबल ही है, लेकिन बीस्ट फेबल में से बीस्ट एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एंथ्रोपोमॉर्फिक में दिखाया जाता है कि इवन द ऑब्जेक्ट्स आर टॉकिंग। सपोज एक कार्स मूवी है जिसमें कार्स एक दूसरे से बात करी, कोई भी ऑब्जेक्ट, आइसक्रीम इज टॉकिंग टू अनदर आइसक्रीम एंड ऑल दैट, दैट विल ऑल्सो fall under the category of anthropomorphic. तो एंथ्रोपोमॉर्फिक, सटारिकल, एलिगोरिकल, पब्लिशिंग ईयर, फार्म एनिमल हैं जो रिबेल करते हैं अगेंस्ट ह्यूमन फार्मर, और उनको लगता है कि हम एक बहुत ही यूटोपियन, जस्ट, इक्वल, फ्री, हैप्पी सोसाइटी क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। राइटर के इंपॉर्टेंट वर्क्स देखिए। सबसे पहली चीज तो जॉर्ज ऑरवेल, इनका पेन नेम है, रियल नेम नहीं है। Real name Eric Arthur Blair, that can be a question. इनका birth year can be a question. इनका death year can be a question. And many of you may not know that he was born in India, Motihari, Bihar. And his occupation, novelist, essayist, journalist and critique. And these are the major works जिनको मैंने chronological arrange किया है, Down and Out in Paris and London, Animal Farm and 1984 which was published in 1949। तो इन तीनों वर्क्स की ईयर्स भी याद कर लीजिए। यू नेवर नो कि आपको राइटर के बारे में भी कौन सा फैक्ट आएगा एग्जाम में। मोतिहारी बिहार में जहां वो पैदा हुए थे, उस प्लेस को एक हेरिटेज प्लेस घोषित किया गया है, थोड़ा सा रिस्टोर किया गया उनके उस घर को। एंड दिस इज व्हाट रिटन ओवर देयर। बर्थ प्लेस ऑफ मिलेनियम राइटर एरिक ऑर्थर ब्लेयर, पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल, उनके पेरेंट्स का नाम भी है, उनके फेमस वर्क्स का नाम भी है, अलॉन्ग विद द ईयर एनिमल फार्म एंड 1984, और उनके बर्थ और डेथ ईयर भी हैं यहाँ पर। तो ये दो वर्क्स तो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। वन इज 1984 एंड अनदर वन इज एनिमल फार्म, जो कि हम आज करने वाले हैं। तो एनिमल फार्म के बारे में तो हम जान ही लेंगे। 1984 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये भी एक डिस्टोपियन नॉवल है। डिस्टोपियन का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पूरी तरीके से केओटिक सिचुएशन है, बिल्कुल ऑपोजिट टू यूटोपियन। यूटोपियन जिसको हम राम राज्य कह सकते हैं, बिल्कुल उसकी ऑपोजिट स्टोरी। तो 1984 भी डिस्टोपियन है, जो कि 1949 में पब्लिश हुआ था। एक टायरेनिकल गवर्नमेंट किस तरीके की हो सकती है, लोगों पर अगर बहुत ह्यूज लेवल पर सर्विलेंस किया जाए, इवन इफ व्हाट दे आर थिंकिंग उसको भी कंट्रोल किया जाए, हर चीज़ पर सेंसरशिप हो, तो किस तरीके की ऑपरेसिव सोसाइटी हो सकती है। इवन द टर्म बिग बॉस
evolved from here. They use the term Big Brother. Big Brother नाम से भी एक सीरीज बनाई गई है बाकी कंट्रीज में, और इंडिया में उसी को बिग बॉस नाम से कन्वर्ट किया गया. तो इट कम्स फ्रॉम जॉर्ज ऑरवेल्स 1984. अब बात करते हैं एनिमल फार्म की. 1945 इट गॉट पब्लिश्ड, और पॉलिटिकल सिस्टम को तो एलिगोराइज करता ही है, साथ ही साथ इट इज मेजरली बेस्ड अपॉन रशियन रेवोल्यूशन. और जिस तरीके से स्टॉलिन का राइज हुआ था, स्टॉलिन काइंड ऑफ एन इक्विवेलेंट फिगर ऑफ हिटलर. तो इसी स्टोरी को कि सत्ता में आने के बाद किस तरीके से करप्शन ही करप्शन आ जाता है, फार्म एनिमल्स के थ्रू बताया गया है. कि इनिशियली तो पीपल थिंक कि वो किसी टोटलिटेरियन या टायरेनिकल रिजीम को ओवरथ्रो कर रहे हैं, लेकिन जब खुद पावर में आते हैं तो वही करप्शन प्रैक्टिस करते हैं जिसको उन्होंने ओवरथ्रो किया था. We will try to understand some characters and then we will understand the story. फिर हमें स्टोरी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी. कैरेक्टर में है एक तो ओल्ड मेजर. ओल्ड मेजर जो कि एक बहुत ही वाइज एनिमल हैं और जिनमें विजन है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, और वही शुरुआत में इंस्पायर करते हैं रिबेल के लिए. देन इट इज नेपोलियन एंड स्नोबॉल जो कि रिबेल में ओल्ड मेजर का साथ देने सामने आते हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी डिक्टेटरशिप और करप्शन आना शुरू हो जाता है. बॉक्सर एक हार्ड वर्किंग और लॉयर कार्ट हॉर्स है. क्लोवर बहुत केयरिंग है, केयरिंग मेयर है और फ्रेंड है बॉक्सर के. वर्किंग क्लास के डिसइल्यूजनमेंट को शो करते हैं. स्क्वीलर द परसुएसिव पिग जो कि प्रोपोगेंडा स्प्रेड करते हैं नेपोलियन के रूल को जस्टिफाई करने के लिए. मिस्टर जॉन्स नेग्लिजेंट हैं, एक ऑपरेसिव ह्यूमन ऑनर है पूरे फार्म के. फार्म का नाम था मेनर फार्म, जिसको कन्वर्ट करके एनिमल फार्म रख दिया गया था. तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हम अभी सब कुछ डिटेल में भी पढ़ेंगे, वहां से भी आपको बहुत हिंट्स मिल जाएंगे. देन इट इज मिस्टर पिलिंगटन जो कि ऑनर है एक फार्म के जिसका नाम है फॉक्सवुड फार्म, जो कि सिंबलाइज करते हैं ह्यूमन रूलिंग क्लास को. मिस्टर फ्रेडरिक एक डिसीटफुल ऑनर हैं. ये ऑनर है पिंचफील्ड फार्म के, और वो रिप्रेजेंट करते हैं एंटेगनिस्टिक ह्यूमन ओपोनेंट्स. तो मिस्टर पिलिंगटन एक थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट प्रेजेंट करते हैं ह्यूमन बीइंग्स का, और मिस्टर फ्रेडरिक नेगेटिव एस्पेक्ट. तो यहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. मिस्टर पिलिंगटन कौन से फार्म के ऑनर थे, मिस्टर फ्रेडरिक कौन से फार्म के ऑनर थे, और किस कैरेक्टर का क्या रोल है, बहुत ही अच्छे से देखिए. और अगर आप पीडीएफ ले लेते हैं तो वहाँ से बहुत अच्छे से स्टडी करिए, हर चीज़ की हाईलाइट करिए, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए, और उन नोट्स को एग्जाम टाइम पर रेफर करिए अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ द एमसीक्यू सीरीज दैट आई कीप गिविंग यू. कुछ और भी हैं जो कि माइनर कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि मिनिमस, म्यूरियल, डॉग्स, शीप एंड हेन्स. मिनिमस इज द पिग हु कंपोजेस सॉन्ग्स एंड पोम्स टू ग्लोरीफाई नेपोलियन. नेपोलियन अपने आप को डिक्टेटर प्रूव कर देते हैं, जस्ट लाइक स्टॉलिन एंड हिटलर यू कैन से, और एक पिग को भी हायर करते हैं कि मुझे ग्लोरीफाई करने के लिए कुछ पोइट्रीज लिखी जानी चाहिए. म्यूरियल द गोट हु कैन लीड एंड हेल्प द अदर एनिमल्स अंडरस्टैंड द कमांडमेंट्स. ये सभी एनिमल्स मिलकर एनिमल्स के लिए कुछ कमांडमेंट्स यानी कि कुछ रूल्स भी बनाते हैं. म्यूरियल इज द वन हु हेल्प्स अदर एनिमल्स अंडरस्टैंड इट. कुछ डॉग्स हैं, कुछ शीप हैं, कुछ हेन्स हैं. ये सभी माइनर कैरेक्टर्स हैं. किस तरीके से इनका रोल आएगा दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दी नॉवेल इन दिस वीडियो. छोटे छोटे पार्ट्स को मैंने थोड़ी हेडिंग्स में कन्वर्ट किया है. शुरुआत में मैं जो आपको करवा रही हूँ उसको हम हेडिंग दे सकते हैं द कैटलिस्ट ऑफ रिबेलियन, ओल्ड मेजर्स विजन एंड द बर्थ ऑफ एनिमलिज्म. तो शुरुआत हुई जब ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट रिबेल किया गया. Manor Farm in England is run by the harsh and often inebriated Mr. Jones. तो बहुत हार्श और बहुत क्रूअल है मिस्टर जॉन्स, और एनिमल्स को बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना कि एनिमल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे उनमें कोई हार्ट है ही नहीं. वन नाइट एक एजिंग बोर, एक एजिंग एनिमल ओल्ड मेजर गैदर करते हैं सभी फार्म एनिमल्स को और एक स्पीच डिलीवर करते हैं. ओल्ड मेजर इज अबाउट टू डाई.
He reveals that humans are the root of all their suffering and advocates for rebellion, emphasizing that all animals are equal. कि हमारे अंदर इक्वालिटी है, अगर हम में से कोई काइंड ऑफ पावर हैंडल करेगा तो हम तो सबको इक्वालिटी से ट्रीट करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू बीट एनीवन, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लॉइट एनीवन. ओल्ड मेजर इंट्रोड्यूस करता है एक रेवोल्यूशनरी सॉन्ग, और उस सॉन्ग का नाम भी आपको आ सकता है एग्जाम में, बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड. काइंड ऑफ अ नेशनल एंथम है ये एनिमल्स के लिए. एंड आफ्टर डिलीवरिंग दिस स्पीच ओल्ड मेजर डाइज. अब स्नोबॉल और नेपोलियन दो पिग्स हैं जो कि ओल्ड मेजर के कॉज को अपने हाथों में लेते हैं और फिलॉसफी डेवलप करते हैं एनिमलिज्म की. जैसे हम ह्यूमनिज्म कहते हैं या ह्यूमैनिटी कहते हैं, वैसे एनिमलिज्म डेवलप होता है. दे वर्क टू स्प्रेड द आइडिया अमंग अदर एनिमल्स, और उन एनिमल्स में कार्ट हॉर्स, बॉक्सर और क्लोवर सबसे आगे. तो बॉक्सर और क्लोवर इनका भी रोल है, proving to be their most loyal followers, simplifying animalism into understandable concepts. तो शुरुआत ओल्ड मेजर से होती है. ओल्ड मेजर अपने मिशन को स्प्रेड करते हैं, या उनका मिशन सबसे ज्यादा समझ में आता है स्नोबॉल और नेपोलियन को, और स्नोबॉल और नेपोलियन फर्दर हेल्प लेते हैं बॉक्सर और क्लोवर की इस मिशन को स्प्रेड आउट करने के लिए. देखते हैं आगे क्या होता है. इस पार्ट को मैंने नाम दिया है द रिबेलियन एंड द राइज ऑफ एनिमल फार्म, एस्टैब्लिशिंग न्यू आइडियल्स एंड हिडन करप्शन. तो मिस्टर जोन्स जब नेग्लेक्ट करते हैं एनिमल्स को फीड करना फॉर ओवर अ डे. उनकी ड्यूटी थी ना, उनका फार्म था, उन्हें फीड करना था एनिमल्स को. सभी एनिमल्स मिलकर रिवोल्ट कर देते हैं और सक्सेसफुली ड्राइव हिम एंड हिज मेन ऑफ द फार्म. तो एनिमल्स रिवोल्ट करके ह्यूमंस को वहां से भगा देते हैं. सच ए सिचुएशनल आयरनी. तो एनिमल्स डिस्ट्रॉय आइटम्स यूज्ड फॉर ऑपरेशन सच एज whips एंड नाइफ्स. जितने भी औजार थे ना इंसान के जो कि एनिमल्स को एक्सप्लॉइट करने के, डराने के काम आते थे, उन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. हंटर किसी भी तरीके का चाकू या कोई भी धारदार हथियार. The pigs who have taught themselves to read rename the farm Animal Farm. Manor Farm से बदलकर Animal Farm हो जाता है. और 7 commandments अपने खुद के 7 रूल्स बनाते हैं ऑफ एनिमलिज्म. उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, अभी हम रूल्स को पढ़ेंगे. 1 is prohibition against behaving like humans. ह्यूमंस की जैसा हमें बिहेव नहीं करना. We are not supposed to kill any animal and drink alcohol. And animals begin to work the farm with enthusiasm, enjoying the fruits of their labor, although the pigs secretly start drinking the milk. कुछ करप्शन आना शुरू हो जाता है. फिर भी हम देखते हैं 7 कमांडमेंट्स क्या थे. आइए देखते हैं ये 7 कमांडमेंट्स क्या हैं. अगर हम ह्यूमंस भी इन्हें फॉलो करें ना तो बहुत जस्ट सोसाइटी बन सकती है. Whatever goes upon 2 legs is an enemy, यानी कि इनडायरेक्टली रेफर किया गया कि ह्यूमन एक एनिमी है. एंड whatever goes upon 4 legs or has wings is a friend. तो सारे एनिमल्स और पक्षी, तो पशु पक्षी एक दूसरे के दोस्त हैं और इंसान हमारा दुश्मन है. नो एनिमल शॉल वियर क्लोथ्स, क्योंकि इंसान पहनते हैं. नो एनिमल शॉल स्लीप इन अ बेड, क्योंकि इंसान बेड में सोते हैं. नो एनिमल शॉल ड्रिंक एल्कोहल, ये काम भी इंसानों का है. नो एनिमल शॉल किल एनी अदर एनिमल, इंसान दूसरे इंसान को मारता है लेकिन एनिमल दूसरे एनिमल को नहीं मारेगा, ये रूल है, अभी रूल बनाया है. और सभी एनिमल्स इक्वल हैं. अच्छे से देखिए इन रूल्स को. में भी कहीं से कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओरिजिनल कमांडमेंट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको. तो आपको ये पूरे 7 कमांडमेंट्स बहुत अच्छे से याद रहने चाहिए. तो अब क्या होता है, अब एक फाइट होनी शुरू हो जाती है पावर के लिए. अब पावर तो आ गई. जब तक ह्यूमंस इनको हैंडल कर रहे थे, ह्यूमंस पावरफुल थे या ह्यूमंस इनको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तब तक इन सबको लगता था हम सब इक्वल हैं, ह्यूमन हमारा दुश्मन है. अब हम ही में से कोई हमें हैंडल कर रहा है, तब पावर हंगर आ जाएगी कि मैं क्यों नहीं हैंडल कर रहा, वो क्यों हैंडल कर रहा है, राइट. तो रेवोल्यूशन एक बैटल में कन्वर्ट हो जाता है.
स्नोबॉल और नेपोलियन ये लीडर्स बने शुरुआत में तो एवरीथिंग इज गोइंग इन अ गुड वे. Snowball and Napoleon send out pigeons to neighboring farms to spread the word to other animals. The other farmers sympathize with Mr. Jones but only want to make the situation work for them. तो बाकी सब फार्मर्स जो है मिस्टर जॉन्स को उन्हीं के फार्म से निकाल दिया गया, उनसे सिंपथाइज तो करते हैं लेकिन कहीं अंदर ही अंदर उन्हें अच्छा भी लग रहा है. Fortunately for the animals, their neighbors Mr. Pellington of Foxwood Farm and Mr. Frederick of Pinchfield Farm hate each other, though they are both terrified of what happened at Animal Farm. जब कहीं रेवोल्यूशन होता है किसी के अगेंस्ट तो उसी स्टेटस के सभी लोग डर जाते हैं कि पर्सन ए के अगेंस्ट हुआ है तो हमारे अगेंस्ट भी होगा. In October, Mr. Jones and some men invade the farm with a gun. तो मिस्टर जोन्स अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके फिर से आते हैं कि मैं फिर से कंट्रोल लूंगा इस फार्म का. एनिमल्स बड़े ब्रेवली फाइट करते हैं. सेंड द मैन रेसिंग अवे. दो बॉक्सर थोड़े से डिस्ट्रॉट हो जाते हैं व्हेन ही बिलीव्स ही किल्ड अ स्टेबल बॉय. उन्हें लगता है कि उनके हाथों किसी की जान चली गई है. राइट, चाहे वो इंसान ही है. इंसान के लिए शायद एनिमल्स कुछ नहीं हो और एनिमल्स के लिए इंसान कुछ नहीं हो, लेकिन बॉक्सर थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड है. स्नोबॉल इसके बाद सामने आते हैं और एक बड़ी ही अच्छी सी स्पीच देते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइंग फॉर एनिमल फार्म. एंड ही सेज कि कोई बात नहीं, ये एक तरीके की कुर्बानी थी. एंड दे अग्री टू फायर मिस्टर जोन्स गन ट्वाइस पर ईयर ऑन द एनिवर्सरीज ऑफ द रिबेलियन, कि अब से मिस्टर जॉन्स की गन को 2 बार फायर किया जाएगा टू सेलिब्रेट और विक्ट्री ऑफ द बैटल ऑफ काउशेड. दे ऑल्सो कम अप विथ मिलिट्री ऑनर्स एंड कॉन्टे वन ऑन स्नोबॉल. तो मिलिट्री के जिस तरीके से ऑनर किया जाता है उस तरीके से स्नोबॉल को ऑनर करते हैं, सम्मानित करते हैं. These were the lines of Boxer. I have no wish to take life, not even human life, repeated Boxer, and his eyes were full of tears. अब आने शुरू होते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स. जिन एनिमल्स को लगता था ना कि हम तो बहुत जस्ट हैं, उनमें भी पॉर के लिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं. ह्यूमन बींग्स एब्सेंट है, हमारा कॉमन एनिमी एब्सेंट है. अब हमें हैंडल करना है सब कुछ. शुरुआत में तो बड़ा प्रॉस्परस रहता है लेकिन बड़ी ही जल्दी इंटरनल टेंशन्स आने लगती हैं. स्नोबॉल और नेपोलियन में डिसएग्रीमेंट आने लगते हैं. स्नोबॉल प्रपोजेस बिल्डिंग अ विंड मिल टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड रिड्यूस वर्क आवर्स, लेकिन नेपोलियन एग्री नहीं करते. ड्यूरिंग अ डिसाइसिव डिबेट नेपोलियन यूजेस trained dogs to chase Snowball away and takes control of the farm. किस तरीके से स्नोबॉल को भगाया गया था डॉग से चेस करवाकर, दिस कैन बी ए क्वेश्चन. अब एनिमल्स के राइट टू वोट भी अबॉलिश कर दिए जाते हैं. अपने आप को काइंड ऑफ टायरेनिकल टोटलिटेरियनिज्म गवर्नमेंट घोषित कर दिया जाता है कि अब तो मैं ही लीडर हूँ, कोई और लीडर है ही नहीं. जो मेरे अपोज में था उसको मैंने हटा दिया है. And he later claims कि windmill तो originally मेरा आइडिया था and forces the animals to build it despite the farm's declining productivity. Day by day farm में जो भी animals की productivity हुआ करती थी वो डिक्रीज होती जा रही है और animals को windmill बनाने के काम पर लगा दिया जाता है by नेपोलियन. धीरे धीरे animals के animalistic traits human traits में convert होते जा रहे हैं. Napoleon increases trade with human farmers and gradually begins adopting human behavior, including living in Mr. Jones' farmhouse and sleeping in beds. ये तो उनकी कमांडमेंट थी कि बेड्स पर नहीं सोना है, वहां तो ह्यूमंस होते हैं. The pigs distort the commandments to justify their actions. जब भी हम ह्यूमन बीइंग्स हमें लगता है कि शायद कुछ गलत कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि दिस इज द रीजन, दैट इज द रीजन जिसकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं. सो व्हेनेवर द पिग्स मेक डिसीजन दैट कॉन्ट्राडिक्ट द एनिमल्स ओरिजिनल आइडियल्स, वो कमांडमेंट. एक पिग है जिसका नाम है स्क्वीलर. He provides elaborate justifications and reassurances. For example, he claims that the pigs need special privileges for the good of the farm and that any perceived injustices
आर नेसेसरी सेक्रीफाइसेस फॉर द ग्रेटर गुड। जैसे हम लोग वॉर्स को जस्टिफाई कर देते हैं, ह्यूमन बींग्स की वॉर तो ज़रूरी है पीस लाने के लिए, किसी को मारा जाना कैसे ज़रूरी हो सकता है, वैसे ही ये एनिमल्स भी हो गए कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो इट इज़ ओके, ये तो हमारी प्रिविलेज है, अब हम भी इतना कुछ कर रहे हैं तो हमें भी तो प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए ना। अब एनिमल्स अपने फायदे के लिए कमांडमेंट्स को चेंज करना शुरू कर देते हैं। नेपोलियन एंड हिज पिग्स secretly revised some commandments to clear themselves of accusations of law breaking। जब भी लॉ मेकर्स के लॉ ब्रेक करने की बात आती है तो लॉ मेकर्स लॉ चेंज कर सकते हैं, ऐसा सब जगह होता है। द चेंज्ड कमांडमेंट्स आर एज फॉलोज विद द चेंज बोल्ड। नो एनिमल शॉल स्लीप इन बेड विद शीट्स। अब एनिमल शीट के साथ नहीं सोते लेकिन सोते तो हैं, तो यहाँ तक जस्टिफाई कर देते हैं। नो एनिमल शॉल ड्रिंक एल्कोहल टू एक्सेस। एल्कोहल पीना ठीक है लेकिन ज्यादा नहीं। नो एनिमल शॉल किल एनी अदर एनिमल विदाउट कॉज। तो अब कॉज तो ढूंढा जा सकता है मारने के लिए। ऑल एनिमल्स आर इक्वल। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जिनको बाकी एनिमल्स के कंपैरेटिवली ज्यादा प्रिविलेज मिलनी चाहिए। इस लाइन को देखिए कितने स्टाइल के साथ लिखा जाता है। सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। Napoleon exploits windmill disaster to increase control and justify hardship। नेपोलियन ने जिस विंडमिल को बनाने का ऑर्डर किया था दैट इज डिस्ट्रॉयड बाय अ स्टॉर्म। नेपोलियन ब्लेम्स स्नोबॉल कि अरे स्नोबॉल ने कहा था हमें तो विंडमिल बनाने के लिए, एंड यूजेस द इंसिडेंट टू फर्दर कंसोलिडेट पावर। अगर मेरे हिसाब से चले होते तो कभी ऐसा नहीं होता। जैसे पॉलिटिशियंस अपनी बातें कभी भी बदल देते हैं। He also manipulates the animals into accepting reduced rations and sacrifices like the hens revolt over egg sales। तो सबको कहते हैं कि अब थोड़े थोड़े सेक्रीफाइस करना शुरू करो, अब राशन पूरा नहीं मिलेगा, और हेंस भी रिवॉल्ट करती हैं क्योंकि उनके एग्स को सेल किया जा रहा है। नेपोलियन जी का करप्शन बढ़ता ही चला जा रहा है और किसी को भी ओवरथ्रो कर सकते हैं जो उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट करे। The farm becomes more and more oppressive as Napoleon, the pig in charge, starts eliminating anyone he accuses of being a traitor। और एक लीडर के लिए मुश्किल काम नहीं है किसी को भी ट्रेटर घोषित करना। He uses these purges to create a climate of fear among the animals, and meanwhile the pigs continue to gain more privileges and power। They change the 7 commandments to suit their own needs, and by the end of the story, the pigs have become just like animals they originally rebelled against। Final commandment मैंने आपको बताई, all animals are equal but some animals are more equal than others। Animals बिल्कुल डिसइल्यूजन है, जैसे हम ह्यूमंस भी कौन से किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, हम भी डिसइल्यूजन ही रहते हैं, तो वो भी डिसइल्यूजन हो गए। Realizing that their revolution has only brought them back to the same kind of oppression they fought against। जब हम एक बार एक गवर्नमेंट को वोट कर देते हैं उसके बाद फिर सोचते हैं कि वॉज इट राइट और वॉज इट रॉन्ग, द सेम वे ऑल द एनिमल्स आर ऑल्सो थिंकिंग। अब आप इन लाइंस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे बिगिनिंग और एंड लाइन ऑफ दिस नॉवेल। बिगिनिंग में ओल्ड मेजर सारे एनिमल्स को इंस्पायर करते हैं ये कहकर कि मैन इज द ओनली क्रीचर दैट कंज्यूम्स विदाउट प्रोड्यूसिंग। ना तो एग प्रोड्यूस करते हैं ना मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सिर्फ कंज्यूम करते हैं, तो पूरा राइट फॉर्म पर हमारा है। द नॉवेल एंड्स विद द लाइन द क्रीचर्स आउटसाइड लुक्ड फ्रॉम पिग टू मैन एंड फ्रॉम मैन टू पिग एंड फ्रॉम पिग टू मैन अगेन, बट already it was impossible to say which was which। तो बहुत ही अच्छे से लास्ट की लाइन में दिखाया गया है कि किस तरीके से सब वैसा का वैसा ही हो गया, कोई इक्वालिटी नहीं आई, कोई जस्टिस नहीं हुआ, एनिमल्स में वही सब ट्रेट्स आ गए जो कि ह्यूमंस में थे। दो मेजर थीम्स हमारे सामने आते हैं, पावर एंड करप्शन एंड क्लास स्ट्रगल। ऑरवेल ने बड़े अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट किया कि पावर किस तरीके से करप्ट लीडर्स प्रोड्यूस करती है। हमने चाहे किसी को भी रिप्लेस किया हो, लेकिन जब हम उसकी जगह लेते हैं तो वो सारी प्रिविलेजेस हमें भी अट्रैक्ट कर सकती हैं, एंड वी कैन ऑल्सो बिकम लाइक देम।
जैसे कि ये पिग्स एंड में बिल्कुल इनडिस्टिंग्विशेबल हो गए थे फ्रॉम द ह्यूमन ऑपरेसर्स दे रिबेल्ड अगेंस्ट ओरिजिनली। और क्लास स्ट्रगल का भी एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशन है। द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द डायनेमिक्स ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड द वे इन विच रूलिंग क्लास मैनिपुलेट करती है और एक्सप्लॉइट करती है सबको। The pig's rise to power represents the betrayal of the working class with the promise of equality replaced by inequality and privilege. हम में से ही कोई क्लास स्ट्रगल करता है, हम मिडिल क्लास हैं, हम में से कोई क्लास स्ट्रगल करता है, हमारे लिए वो खुद तो लीडर बन जाता है, खुद उसके पास प्रिविलेजेस आ जाते हैं, लेकिन हम बाकी सब लोग जिन्होंने उस रिबेल में साथ दिया था उस इंसान का, वो वहीं का वहीं रह जाता है और वही सिचुएशन बैक टू स्क्वायर आ जाती है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में दीजिए और बहुत से एमसीक्यूज मैं आपको इन फ्यूचर दूंगी। आज के लिए देखते हैं कि कितनी अंडरस्टैंडिंग रही आपकी। एनिमल फार्म इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ कॉशनरी टेल अगेंस्ट टोटलिटेरियनिज्म, मार्क्सिज्म, नेशनल सोशलिज्म और कम्युनिज्म। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में दीजिए। दिस इज द टेलीग्राम लिंक, जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी स्टडीज़ में हेल्प मिल जाएगी। यहाँ से इसको ज्वाइन करिए एंड यू विल रियली फाइंड इट बेनिफिशियल। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर द एग्जाम।